आज हम मंगेश बनेबाई काशीराम रेपाल जी के उन मशहूर चुनावी पूर्वानुमानों के इर्द गिर्द बात करेंगे जिन्होंने वेस्ट बंगाल के लिए 172 प्लस और आसाम के लिए 82 प्लस का बिल्कुल सटीक आंकड़ा दिया था। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात सिर्फ वो नंबर नहीं है। असली कहानी उस तरीके और उस प्रोसेस में छिपी है जिसने इतने कॉम्प्लेक्स माहौल में भी इस स्तर की सटीकता या प्रिसिजन हासिल की। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उन नंबर्स पर ही आते हैं। वेस्ट बंगाल के लिए 172 प्लस और आसाम के लिए 82 प्लस। मैं एक बात ईमानदारी से कहूंगी। जी बताइए। मतलब अगर मैं भी कोई नंबर गेस करूं और मान लीजिए मैंने 170 कह दिया और नतीजे 172 आ गए, तो मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझूंगी, हाँ, वो तो कोई भी समझेगा। है ना। लेकिन रेपाल जी के इन आंकड़ों में एक बहुत ही खास चीज है, वो छोटा सा प्लस का निशान, 172 के आगे लगा प्लस। मेरे नजरिए से ये प्लस का निशान बहुत कुछ कह रहा है। आप बिल्कुल सही जगह फोकस कर रही हैं। देखिए, डेटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स की दुनिया में किसी नंबर के आगे प्लस लगाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शायद इससे ज्यादा आ जाएं। तो फिर इसका असल मतलब क्या होता है? इसका एक बहुत ही गहरा तकनीकी अर्थ होता है। इसे हम बेसलाइन या फ्लोर कहते हैं। बेसलाइन, इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे समझेंगे? देखिए, जब कोई प्रिडिक्शन करता है तो आमतौर पर एक रेंज दी जाती है, जैसे 160 से 180 के बीच। हाँ, न्यूज़ चैनल्स पर हम यही देखते हैं। बिल्कुल, रेंज देना एक सेफ गेम है। आप उसमें मार्जिन ऑफ एरर को कवर कर लेते हैं। लेकिन जब कोई विश्लेषक 172 प्लस कहता है तो वो असल में सीलिंग यानी अधिकतम सीमा की बात नहीं कर रहा है। अच्छा, तो वो फ्लोर तय कर रहा है। एकदम सही। वो डंके की चोट पर यह कह रहा है कि मैंने सारे डेटा पॉइंट्स, सारे नेगेटिव फैक्टर्स और हर तरह के स्विंग को कैलकुलेट कर लिया है, और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी ये आंकड़ा 172 से नीचे नहीं जाएगा। रुकिए एक मिनट, ये बहुत बड़ा दावा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीतने वालों की गिनती नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि हारने की गुंजाइश कहाँ खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और यही एक आम पोलस्टर और एक शानदार डेटा साइंटिस्ट के बीच का फर्क है। 172 प्लस का मतलब है कि जो कोर वोटर्स हैं, जो किसी भी हालत में अपना मन नहीं बदलेंगे, उनकी गिनती इतनी सटीक थी कि विश्लेषक को पता था कि ये ग्राफ इससे नीचे जा ही नहीं सकता। ये तो बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस है। हाँ, और बाकी जो अनडिसाइडेड या स्विंग वोटर्स हैं, वो इस आंकड़े को ऊपर ही ले जाएंगे, नीचे नहीं ला सकते। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। जी बिल्कुल। भारत का जो इलेक्शन सिस्टम है, जिसे हम फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं, वो तो बहुत ही क्रूर सिस्टम है। मेरा मतलब है, अगर किसी एक सीट पर वोट शेयर में 2 या 3% का भी स्विंग आ जाए, तो पूरे राज्य में 30-40 सीटों का अंतर आ जाता है। बिल्कुल। हाँ, ऐसे में 17-2 और 82 जैसा बिल्कुल पिन पॉइंट नंबर देना, क्या ये सच में सिर्फ डेटा के दम पर हो सकता है? मतलब, क्या इसमें किस्मत का कोई रोल नहीं था? यही तो वो सवाल है जो हर कोई पूछता है। और इसी सवाल का जवाब हमें रेपाल जी के काम के उस पहलू की तरफ ले जाता है जो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। वो कैसे? देखिए, जब आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि राज्य में कितने प्रतिशत लोग किसे वोट दे रहे हैं। आपको हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का अलग अलग माइक्रो लेवल डेटा चाहिए होता है। अच्छा, तो मतलब हर सीट का अपना अलग गणित। बिल्कुल। अगर 2% वोट स्विंग हो रहा है, तो वो किन जातियों का है, किन इलाकों का है, और उस स्विंग का इम्पैक्ट उस खास सीट पर क्या होगा, ये सब मॉडल करना पड़ता है। तो बेसिकली ये सिर्फ एक बड़ा ओपिनियन पोल नहीं है जहां 10,000 लोगों से पूछ लिया कि आप किसे वोट देंगे। बिल्कुल नहीं। अगर ये सिर्फ ओपिनियन पोल होता, तो वे भी 160 से 180 जैसी रेंज ही देते। लॉजिकल है। 172 प्लस तक पहुंचने के लिए एक ऐसा एल्गोरिदम चाहिए जो हिस्टोरिकल वोटिंग पैटर्न्स, वोटर टर्नआउट मॉडल और यहां तक कि साइलेंट वोटर्स के बिहेवियर को भी मैथमेटिकली नाप सके। और जब ऐसा मॉडल काम करता है, तो वो किस्मत नहीं होती, वो प्योर साइंस होती है। वाओ, ये सच में दिलचस्प है, क्योंकि सोर्स में रेपाल जी के काम को लेकर एक बात जो बहुत सख्ती से कही गई है, वो ये है कि ये भविष्यवाणी नहीं थी। हाँ, ये लाइन बहुत क्रूशल है। ये वाक्य सच में बहुत जोर देकर कहा गया है। पहले मुझे लगता था कि ये शायद सिर्फ खुद को रहस्यवाद या किसी अंधविश्वास से अलग करने का एक तरीका है, लेकिन अब जो आपने समझाया उससे बहुत लॉजिकल लग रहा है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है
कि भविष्यवाणी और प्रिडिक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल, आम बोलचाल में तो हम दोनों शब्दों को एक ही मान लेते हैं। वही तो गलती है। जब कोई बाबा या भविष्यवक्ता कोई बात कहता है तो आप उससे उसका फॉर्मूला नहीं पूछ सकते। वहां कोई पारदर्शिता नहीं होती। हाँ, वहां आप बस उस व्यक्ति के इंट्यूशन या चमत्कार पर भरोसा करते हैं। सही कहा, लेकिन डेटा ड्रिवन प्रिडिक्शन में इंट्यूशन की कोई जगह नहीं होती। वहाँ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे मौसम का पूर्वानुमान होता है। बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। जब मौसम विभाग कहता है कि कल दोपहर 3 बजे बारिश होगी, तो वो आसमान की तरफ देख के कोई मंत्र नहीं पढ़ रहा होता। हाँ, वो सैटेलाइट और रडार देख रहे होते हैं। एकदम सही। वो बैरोमीटर से हवा का दबाव, बादलों की गति और समुद्र की सतह का तापमान नाप रहा होता है। चुनाव का डेटा मॉडल भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अगर मैं आपकी बात सही से समझ रही हूँ, तो रिपाल जी के काम को भविष्यवाणी कहना असल में उनके काम की तौहीन करने जैसा है। एब्सोल्युटली। जब हम इतनी सटीक प्रिसिजन को देखकर उसे जादू या चमत्कार का नाम दे देते हैं, तो हम उस विश्लेषक की सालों की मेहनत और उस मैथमेटिकल मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को सिरे से खारिज कर देते हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है। ये जो वाक्य है ना कि ये भविष्यवाणी नहीं थी, ये असल में एक एनालिस्ट की वो आवाज है जो कह रही है कि मैंने इसे महसूस नहीं किया है, मैंने इसे कैलकुलेट किया है। क्या बात है, मैंने इसे महसूस नहीं किया है, मैंने इसे कैलकुलेट किया है। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है ना? लेकिन चलिए अब थ्योरी से निकलकर असल मैदान पर आते हैं, क्योंकि किसी भी मॉडल की असली परीक्षा इस बात पर होती है कि उसे किस पिच पर टेस्ट किया गया है। सही कहा। रेपाल जी के ये आंकड़े 172 प्लस और 82 प्लस विशेष रूप से वेस्ट बंगाल और आसाम के लिए थे। मेरा सवाल ये है कि इन्हीं दो राज्यों की इतनी चर्चा क्यों? देश में चुनाव तो हमेशा कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, डेटा एनालिस्ट्स की दुनिया में बंगाल और आसाम को सबसे मुश्किल टेरेन या इलाका माना जाता है। अच्छा, मैं इसके लिए एक क्रिकेट की एनालॉजी यूज करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर आप किसी ऐसे मैच के नतीजे की भविष्यवाणी कर रहे हैं जहां पिच पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक एक जैसी रहती है, तो वो आसान है। लेकिन बंगाल और असम ऐसे हैं जैसे कोई ऐसा क्रिकेट मैच जहां हर ओवर के बाद पिच का मिजाज बदल रहा हो। अरे वाह, ये बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। एक बदलती हुई पिच। हाँ, मतलब कभी स्पिन हो रही है तो कभी फास्ट बाउंस आ रहा है। एकदम सही। अगर आप बंगाल को ही देखें तो वहां कोई एक बंगाल नहीं है। मतलब नॉर्थ बंगाल के मुद्दे और वोटिंग पैटर्न्स साउथ बंगाल से बिल्कुल अलग हैं। कोलकाता शहर का मिजाज जंगल महल के ग्रामीण इलाकों से मैच नहीं खाता। ये तो है, डेमोग्राफिक्स बहुत अलग हैं। और असम की बात करें तो वहां अपर असम, लोअर असम और बराक वैली के बीच कल्चरल फॉल्ट लाइंस इतनी गहरी हैं कि कोई एक लहर पूरे राज्य पर लागू नहीं होती। तो वहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाला कोई फॉर्मूला काम नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। वहां अलग अलग रीजन, अलग अलग लोकल समीकरण और बहुत सारे क्रॉस वोटिंग पैटर्न्स होते हैं। बाप रे, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, और ऐसे जटिल माहौल में जहां हर 50 किलोमीटर पर चुनाव का मुद्दा बदल जाता हो, वहां पूरे राज्य का एग्रीगेट निकालकर 172 और 82 का एग्जैक्ट नंबर देना, ये साबित करता है कि विश्लेषक का मॉडल कितना रोबस्ट था। तो इसका मतलब है कि उन्होंने पूरे बंगाल या पूरे आसाम का एक साथ विश्लेषण नहीं किया होगा। उन्होंने हर छोटे छोटे हिस्से का अलग माइक्रो मॉडल बनाया होगा और फिर उन सबको जोड़कर यह आंकड़ा निकाला होगा। एग्जैक्टली। और इसी को प्रिसीजन या सटीकता कहते हैं। जब आप आसाम और बंगाल जैसी कॉम्प्लेक्स पिच पर 82 प्लस और 172 प्लस का आंकड़ा देते हैं, तो ये सिर्फ चुनाव का नतीजा नहीं बता रहा होता। तो ये और क्या बताता है? ये साबित कर रहा होता है कि इंसानी बिहेवियर कितना भी उलझा हुआ क्यों ना हो, अगर आपके पास सही डेटा पॉइंट्स हैं तो आप उसमें भी एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं। ये तो सच में माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि इंसान बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। मतलब अब वोटर के मन में क्या है कौन जान सकता है। ये लाइन तो हमने हर चुनाव में हर टीवी चैनल पर सुनी है। लेकिन डेटा साइंस यही मिथक तोड़ता है। व्यक्ति अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, लेकिन जब आप लाखों लोगों को एक साथ देखते हैं तो वे एक तय पैटर्न में चलते हैं। लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। बिल्कुल। और रेपोलॉजी के इन आंकड़ों ने यही साबित किया। तो अगर हम आज की इस गहन चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी टेक अवे ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा, या ये कि 172 और 82 नंबर सही निकले। सही बात है। असली बात वो प्लस का निशान है, वो कॉन्फिडेंस जो कहता है कि हम भविष्य का सिर्फ एक धुंधला अनुमान नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम एक ठोस फ्लोर तय कर रहे हैं
जिसके नीचे जाने का कोई गणितीय रास्ता नहीं है। बिल्कुल। और हमें इस बात की कदर करनी चाहिए कि जब कोई काम इतनी सटीकता से होता है तो उसके पीछे सालों का रिसर्च, न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिकल फ्रेमवर्क होता है। हमें हवा में किए गए दावों की बजाय सॉलिड एनालिसिस पर भरोसा करना चाहिए। एकदम सही। और ये बात सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये हमें सोचने का एक नया नजरिया देती है। अगर मानवीय व्यवहार, जैसे कि लाखों लोगों का एक साथ मतदान करना, उनके कॉम्प्लेक्स लोकल मुद्दे, उनकी भावनाएं, इन सबको बिना किसी जादू या भविष्यवाणी के केवल सही डेटा मॉडल के दम पर इतनी सटीकता के साथ पढ़ा जा सकता है, तो और क्या-क्या पढ़ा जा सकता है? एग्जैक्टली तो जरा सोचिए, समाज की और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आज पूरी तरह से रैंडम या अप्रत्याशित मानते हैं। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या शेयर बाजार के क्रैश होने का कोई फिक्स पैटर्न है जिसे हम मिस कर रहे हैं? क्या हमारे शहरों का ट्रैफिक या सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होने वाले ट्रेंड्स सच में रहस्य हैं? या वे असल में सिर्फ एक सही डेटा मॉडल के इंतजार में हैं? बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि हमारी दुनिया उतनी अनिश्चित है ही नहीं जितना हम सोचते हैं? बस हमारे पास उसे नापने वाला वो प्लस का निशान अभी तक नहीं आया है। सोचने वाली बात है। इस सवाल पर खुद विचार कीजिएगा। जब हम सब दुनिया को डेटा के नजरिए से देखेंगे तो शायद चमत्कार कम और विज्ञान ज्यादा नजर आने लगेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प चर्चा में।